370 पर पाकिस्तान को झटके पे झटके लग रहे हैं, ट्रिपल झटके लग रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी उसे हड़का दिया गया है, साफ कर दिया गया है कि आप अपना अपना देखो और इंडिया और आपके बीच का मामला, इसमें हम कहीं से कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। नियति पाकिस्तान की हालत इस वक्त बड़ी अजीब हो गई। इमरान खान जब बोल रहे थे अपनी संसद में, युद्ध के बारे में भी कह रहे थे अगर हम जंग कर लेंगे, फिर खुद ही दो तरह की बातें कहते हैं कि दो ही हमारे पास विकल्प रहेंगे, मुतबादिल रहेंगे कि हिंदुस्तान के आगे या तो हम बहादुर शाह जैसे हाथ खड़े कर लें या टीपू सुल्तान जैसे लड़ते रहें। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे अपने कौम को, और दुनिया भी तवज्जो नहीं दे रही है। क्या करें? जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया था इतने सालों तक, जो 40,000 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया, जो हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, जिहाद, मुबैना जिहाद का जो एक पूरा सिस्टम तैयार किया था, वो एक झटके में मोदी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। यही तकलीफ है। सही कहा आपने इमरान जी, और मैं आपको एक तरफ और ले जाना चाहूंगी। जो कल पीएम का एड्रेस था नेशन की ओर, उसमें हमने 4 चीजें देख सकते हैं जो सटीक तरीके से नहीं कही गई, लेकिन अंडर कवर पीएम ने डिस्कशन में ये बात लाए। उन्होंने पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बातें कही, दूसरा उन्होंने बाकी देश के लोगों किया। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत क्लियर एड्रेस किया कि अब आपका हो गया है जितना आपको करना था, हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टेटस को कश्मीर को लेकर क्लियर है कि कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है भारत का, और आर्टिकल 3 ऑफ कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 5 उसको कहता है कि आर्टिकल 3 हम चेंज नहीं कर सकते। तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये चीज पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरे विश्व को ये कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कोई और देश हो, उसका क्या स्टैंड है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कश्मीर को लेकर, और हम एक ही आवाज में एक बात करते हैं कि 370 अब नहीं है, और सबको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने ये भी रखा कि अब हम इस चीज के लिए भी तैयार नहीं है कि हम डिस्कशंस करें, नेगोशिएशंस करें कश्मीर को लेकर, और पाकिस्तान ये सोच रहा हो कि फिर दोबारा से यूएन की तरफ भाग जाए, तो वो भी अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएन अब बीच बचाव नहीं करने आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर हैं। इस चीज से हमें ये पता लग गया कि देश में और विश्व में एक ही मैसेज है कि हम तैयार हैं, जो भी होगा कश्मीर को लेकर, 370 को लेकर, 370 हट चुका है और सबको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये देखिए कि 2 देश हैं, एक देश जो खुद पूरा डेट में डूबा पड़ा है, जो लोन में डूबा पड़ा है, वो खुद ही खड़े होने लायक नहीं है पाकिस्तान। क्या पूरा विश्व उसका सपोर्ट करेगा, या फिर उस देश का सपोर्ट करेगा जहां पर आज इकोनॉमिकली वो इतना एम्पावर्ड है? कश्मीर के रास्ते खुलते ही आप कितनी इन्वेस्टमेंट वहां कर सकते हैं, कितनी इंप्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। आज यूएसए, चाइना, मालदीव्स, अभी मालदीव्स ने सपोर्ट किया, श्रीलंका ने सपोर्ट किया। कोई ऐसा देश ये नहीं आएगा बाद में, क्योंकि आपको मजबूरन भारत का भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज रास्ता ही सही है। पाकिस्तान पैसे के चक्कर में लोगों को गलत रास्ते पर लाया। आप इंसानियत की ये बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, हम किस बात की इंसानियत, हुर्रियत के साथ इंसानियत दिखाएंगे क्या? या फिर उन राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम इंसानियत दिखाएंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के यूथ को 500 रुपए की स्कीम में लगाया है? इन चीजों को आज 370 ने पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया है, और ये अब नहीं किसी को स्वीकार्य है। तो दूसरा, आप ये देखिए, हम कश्मीर की जब हम बात कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सारी चीजें गिनवाई कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं अभी जम्मू कश्मीर की आपको कंडीशन बताऊं कि क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पहले स्थान पर आता है मंथली एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, पहले स्थान पर पूरे देश में। और हैरानी की बात है इमरान जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टूरिज्म में हम कहते हैं कि कश्मीर तो जन्नत है, टॉप 10 डोमेस्टिक इकोनॉमीज में टूरिज्म में जम्मू कश्मीर नहीं आता। ये किसकी वजह से हो रहा है? जा ही नहीं पाते थे, जा ही नहीं पाते आप, और सुविधाएं ही नहीं थी। वही तो जिक्र किया था वजीर दाखिला अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि सुविधाएं बढ़ाएंगे जब तो दुनिया आएगी, हिंदुस्तान से लोग जाएंगे। एक तो खौफ था, वो खौफ खत्म होगा धीरे धीरे,
और दूसरा सुविधाएं सहूलत बढ़ेंगी। आप ये देखिए 370 लगते ही प्रॉपर्टी के रेट जम्मू कश्मीर के 50% से ऊपर उछाल में जा रहे हैं। और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि केवल 0.9% जो स्टेट जीडीपी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है। स्टेट जीडीपी की इन्वेस्टमेंट 0.9%। आप ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर बढ़ेगा आगे कैसे? एग्रीकल्चर में माइनस में चल रहा था, पिछले 5 सालों में पॉजिटिव हुआ है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग माइनस में चल रही थी, आज पॉजिटिव स्टेट पे आया है। गरीबी 70% है, डबल दैट ऑफ होल कंट्री। हमारे पूरे देश की जो गरीबी है उसके डबल है जम्मू कश्मीर में गरीबी। ये चीजें 370 खत्म होते ही खत्म होंगी, धीरे धीरे डेवलप। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जैसे ही शांति आएगी हम धीरे धीरे उसको भी बदल देंगे। तो सीधा एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है, आप कश्मीर की डेवलपमेंट करें और यूनियन टेरिटरी को आप स्टेट का दर्जा दोबारा मिल जाएगा, एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो अभी आने वाले मंसूबे हो गए जिसको लेकर के काम हो रहा है। यासिर जिलानी साहब, ईद उल अजहा का त्यौहार है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा, आपने भी कहा कि सब लोग ठीक तरीके से मना पाएं, ये प्रायोरिटी इस वक्त रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि चीज़ें इतनी आसान फिलहाल वहाँ पे होंगी? हम ये भी देखते हैं कि कश्मीरी अजीत डोभाल साहब के साथ खाना खा रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने दुनिया ने सबने देखी। लेकिन हम भी जानते हैं कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, हालांकि बहुत सख्ती है अभी उन पर, और ये मोदी दौर है, फिर भी वो गाहे बगाहे इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे कि लोग उन पर तवज्जो दें, या इस तरह से वो कोई हरकत करें जिससे कि ऐसा लगे कि लोग परेशान हैं या लोग नाराज हैं। देखिए, आज घाटी से भी तस्वीर आई है, जुमे के दिन नमाज जो आप अभी दिखा रहे हैं क्लिपिंग, और जम्मू से तो खैर बहुत ज़बरदस्त जश्न का माहौल दिखा, फिर लद्दाख में दिखा। देखिए, वहाँ के नौजवान जो हैं वो पहले से भी उनके अंदर एक जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप रही है उनसे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये हमने आपको पहले भी कई बार जब चर्चा करी है, जब मैं कश्मीर से जाके आके मैंने देख के तमाम लोगों को जो रिपोर्ट दी मैंने, उसमें ये था कि यूथ जो है, जो अभी 20 साल 21 साल से 25 साल वाला है, उसको लगता है कि हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। और वही बात वजीर आजम साहब ने कल कही। उन्होंने कहा कि तुम आओ सामने, तुम एमएलए बनो, तुम पंचायत के चुनाव को जीतो आके, तुम्हारी एक क़यादत नई आए, जो यंग आएंगे, क्योंकि ये एक वक्त से पूरे 70 साल से हमने देखा 40 साल एक फैमिली के पास थी, उसके बाद बचा हुआ वक्त एक फैमिली के पास था, फिर बचा हुआ वक्त जो मिला जुला वो भी एक फैमिली के ही आसपास घूमता रहा है। तो कश्मीर के लोगों के अंदर एक जो 70 साल की बेचैनी है, उस 70 साल में, और मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं 370 के हटने के बाद, मेरी उनसे सिर्फ गुजारिश है कि आपने 70 साल तक सपोर्ट करके क्या देख लिया कश्मीर? अभी हमारी बहन ने कितनी तफसील से सारी बातें बताई कि क्या वहाँ का जीडीपी का मामला है, क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। उसके बाद भी अगर आप अब भी विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले जो आपकी जनरेशन है उसके मुस्तकबिल पे आप प्रहार करेंगे, क्योंकि अब वक्त है, एक ऐसा वजीर आजम है आपके सामने जो बात कहा। देखिए, लोगों ने माना नहीं था जब हम चुनाव के वक्त, चुनाव की रैलियों में जो बात प्रधानमंत्री साहब ने कही वो उन्होंने पूरा किया है। ट्रिपल तलाक का चर्चा करा, ट्रिपल तलाक खत्म किया उन्होंने। जो हमारा मेन अहम मुद्दा था 370, अभी से नहीं, हमारी जो बड़े बड़े लीडर, खुद मोदी साहब जो अभी के वजीर आजम है, लाल चौक पे जाके उन्होंने तिरंगा फहराया है। 1996 में पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज मोहतरमा ने किस तरीके से 370 को लेके अपना बयान दिया था, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो एक अहद था अपने आप से, एक अहद था हिंदुस्तान की आवाम से, जो जिस अहद को पूरा किया गया, और उस अहद को पूरा किया गया जो एक तरीके से कलंक था, जिसकी वजह से वहाँ के इन आवाम के ऊपर जो उनकी फलाह और बाबूद, उनकी जो तरक्की थी वो रुक रही थी। आप देखिए कि भ्रष्टाचार वहाँ इतना चरम सीमा पे है कि जो हमारे यहाँ से पैसे जाते थे वो सिर्फ उन फैमिलीज के बीच में बट के रह जाते थे। गरीब जो है कश्मीरी, वो आज भी हिंदुस्तान के दूसरी रियासत में छोटा बिजनेस करके अपना गुजर बसर को डर भी है। अभी एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, फिर सीमा जी आपके पास भी आऊंगा, शिवम जी आपके पास भी आऊंगा, नियति आपसे भी बात करेंगे। इस छोटे से वक्फे के बाद इस चर्चा को गौर से सुनिएगा। खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो समझे, सुने कि यही एक बेहतरीन मुतबादिल है, ये सुनहरा दौर है
साथ आने का, मिलने का, और ये काम शुरू हो चुका है। बस आपके साथ की मजबूती से जरूरत है। अभी कहीं का भी नहीं रहा पाकिस्तान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल हिंदुस्तान से खिताब करके अपनी हिकमत अमली बता दी। काम शुरू हो गया है, हर रोज चल रहा है, किसी की तरफ किसी के दबाव में कोई आने वाला नहीं है, और दुनिया भी मान चुकी है कि हिंदुस्तान अब दबाने से दबने वाले लोगों में से नहीं, ये दौर दूसरा है, ये हुकूमत दूसरी है। इसलिए खुद यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो अपना हिसाब से अपना देखिए, आप लोग अपना देखिए, वो ये कहकर मामले को टाल देते हैं। प्रोफेसर सीमा जी, ये वो दौर है जहां पर ये सब दबाव, ब्लैकमेलिंग और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या धमकाना, फटकारना, डांटना, हम कम से कम ये चीज़ पढ़ते नहीं है ना नेशनल मीडिया में और ना इंटरनेशनल मीडिया में कि अमेरिका ने फटकार लगाई या अमेरिका ने डांटा। इस तरह की चीज़ अब हमें कभी सुनने के लिए नहीं मिलती, खासतौर से पिछले 5 सालों से। देखिए, अगर आप भारतीय राजनीति या विश्व राजनीति को अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में, स्पेशली अगर हम जिसको कहते हैं मोदी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो मोदी जी की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रही है। और इन 5 सालों में जो मुझे 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें पाकिस्तान को लेकर के दिखाई देती हैं, पाकिस्तान एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, और पाकिस्तान को ग्लोबली एक्सपोज करने का काम या उसको ग्लोबल लेवल पे घेरने का जो काम किया है वो भारत की आक्रामक विदेश नीति है, जिसमें सुषमा जी का भी योगदान रहा है, जिसमें बहुत ही अग्रेसिव रोल हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्ले किया है। दूसरी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये, आज जो हम देख रहे हैं कि विश्व परिदृश्य में जो इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप जैसे अभी हम लोग कश्मीर की भी बात कर रहे थे कि कश्मीर का नौजवान पत्थर क्यों उठाता है या कश्मीर में आतंकवाद क्यों है, देखिए कोई भी चीज कभी भी तब क्रिएट होती है जब वहां पे कोई वैक्यूम होता है। पाकिस्तान में जो टेररिज्म क्रिएट हुआ उसके कई सारे रीजन थे। एक रीजन तो निरंतर पाकिस्तान का सपोर्ट था ही, लेकिन बिना इंटरनल सपोर्ट करके भी आप टेररिज्म को कहीं पे ग्रो नहीं करा सकते। वहां पे 370 का मिसयूज करके जिस तरीके से बेरोजगारी क्रिएट की गई और लोगों के हाथ में पत्थर थमाए गए 100-100, 200 रुपए दे करके, अब उस युग का अंत हो सकता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान को लेकर के करते हैं, स्पेशली मैं यूएन के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहती हूँ, अगर आप पाकिस्तान की नीयत को देखिए तो 1972 में जैसे ही शिमला समझौता हुआ, जिसका कि मेन ग्राउंड ये था कि दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे और उनके बीच जो भी डिस्प्यूट होंगे वो बायलैटरल टॉक से सुलझाए जाएंगे। ये समझौता होते ही जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी जमीन लौटाई, पाकिस्तान पुनः अपने पुराने ढर्रे पे आ गया। तो पिछले 1947 में जब से पाकिस्तान बना है, उसकी एक सिंगल पॉलिसी रही है, इंडिया में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए वो कुछ भी करता है। ग्लोबल लेवल पे जिस तरीके से अलग अलग देश आतंकवाद से प्रभावित हुए, और मैं तो ये कहती हूँ कि इस्लाम को अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया तो वो पाकिस्तान है। आज अगर वो कश्मीर पे अपने राइट को क्लेम करता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो ये कहता है कि वहां पे मेजोरिटी मुसलमानों की है। लेकिन अब वहां के मुसलमान और दुनिया के भी अलग अलग अगर आप इस्लामिक स्टेट्स को भी देखिए, उन्होंने भी पाकिस्तान को डिसोन कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअल में न तो खुद के इंटरेस्ट में आज रह गया, न वो इस्लाम के इंटरेस्ट में रह गया, ना वो कश्मीर के इंटरेस्ट में रह गया। तो भारत को टारगेट करने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेटर ये होगा कि पाकिस्तान अपने आप को सेव करे। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जैसे अभी आप देखिए पाकिस्तान की आज स्थिति क्या है, वहां के जो वजीर आजम है इमरान खान, वो कंफ्यूज हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि उनको करना क्या है। एक घरेलू दबाव है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम खत्म हो चुकी है। चाइना से उनको बड़े सपोर्ट की उम्मीद थी, चाइना से उनको सपोर्ट, इसीलिए आप देखिए उन्होंने चाइना को भड़काने के लिए बोला कि ये सिर्फ जो है पीओजेके की बात नहीं कर रहे हैं, सीओजेके की भी बात कर रहे हैं, एक्साई चीन की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना करने पर भी चाइना से पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिला। अमेरिका से उनको उम्मीद थी, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए 21वीं सदी की जो दुनिया है या जो आप ग्लोबलाइजेशन को आप देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इकोनॉमिक पावर की होती है। आज पाकिस्तान एक कंगाल देश है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बोझ बन चुका है, खुद वो अपने लिए एक बोझ है। और इमरान खान को समझ में नहीं आ रहा है कि सेना और आईएसआई के दबाव को और जनता के दबाव के बीच वो कैसे सामंजस्य बिठाएं। इसीलिए वो उस तरीके की सारी हरकतें कर रहे हैं, यानी वो मानसिक रूप से पूरे
विकृत हो चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, हम इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं, बट अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं पाकिस्तान इसमें यही कुछ वजह भी थी नहीं। कि अपनी संसद में खड़े होकर वो सिर्फ आरएसएस के बारे में बोलते रहे, आरएसएस का इतिहास बताते रहे पाकिस्तानियों उनके को, पास कुछ बताने के अपने लिए मुल्क है ही के नहीं लोगों है। को, और कम से कम अपनी स्पीच में आधा घंटा वो आरएसएस पर ही बोलते नहीं, चले मैं गए। इमरान भाई जी। एक चीज और बोलूंगी, आज से 25 साल अगर पाकिस्तान रहा, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि रहेगा 5 साल भी, लेकिन अगर रहा ना तो पाकिस्तान के बच्चों को पाकिस्तान के में ये खोजना पड़ेगा कि पाकिस्तान के इतिहास में क्या कुछ ग्लोरीफाइड भी था। पिछले 1947 से लेकर 2019 तक मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा काम हुआ है जिससे सिवाय आतंकवाद को प्रमोट करने के, जिससे कि पाकिस्तान प्रमोट करे कि हाँ ये पाकिस्तान का दुनिया में एक कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत अहम बात, और चौतरफा मार इसको हम कह सकते हैं हर तरफ से। शिवम जी, ये अगर हम बात करें, बहुत बड़ी हुसूलयाबी है, बहुत बड़ी हिकमत अमली है आपकी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत की, मोदी हुकूमत की, लेकिन और आप लोगों पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। आपने अपने, ऐसा लगता है, 2 वादे पूरे कर दिए, आवाम में तो यही कम से कम संदेश दिया गया, लेकिन अब अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब नया क्या? देखिए, अपेक्षाओं की जहां तक बात है तो अपेक्षा तो बढ़नी चाहिए। जिस तरह का मैंडेट इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो अपेक्षाएं बिल्कुल होनी चाहिए, और उन अपेक्षाओं पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी है, इस देश की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी हैं। पीओके का एक सवाल उठा था संसद में, जिस पर जवाब दिया अमित भाई शाह ने और कहा कि पीओके, जब भी मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं तो पीओके की बात करता हूं। इसके साथ साथ हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस समय जो है, सबसे पहले 370 हटा, 35 से हटा, हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट है, उस पर हमें नजर रखनी है। जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिसी रही है कि अभी कहते हैं कि पाकिस्तान बार बार चाइना जाने की कोशिश कर रहा है। रोएना के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ अभी यूएनएससी की प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने शायद, एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा था इसी संबंध में, उन्होंने वो सुना भी नहीं और वो उठ के चली गई। जहां तक बात है कि चाइना बार बार कोशिश करता रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो उनका रवैया बिल्कुल बदल गया है। इस समय दुनिया में और खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में जिस तरह से भारत का कद बढ़ा है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स कभी नहीं चाहेंगे कि भारत से किसी भी तरह के संबंध खराब किए जाएं। साथ ही साथ जैसा मेरी बहन ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, तो वो तो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, सबको पता है। वहां पर आतंकवाद के अलावा कुछ हुआ नहीं। बात करते हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जम्मू एंड कश्मीर में। खास तौर पे जब आप जम्मू एंड कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं तो आप पीओके को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल इस समय एक पाकिस्तान की अगर बात करें तो एक नॉन सीरियस प्लेयर हो गया इंटरनेशनल लेवल पर खास तौर पर, और कोई भी उसको देने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर उसके लिए हमेशा इतना जरूरी मुद्दा इसलिए रहा है कि कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जिसके बेसिस पर इंटरनेशनली जाकर पाकिस्तान कटोरा लेकर पैसा मांगता रहा है। सबसे जितने भी देशों से उन्होंने हमेशा एड मांगी है या जिस भी तरह से मांगी है, वो सिर्फ कश्मीर के बेसिस पे मांगी है। अब वो मुद्दा बिल्कुल सुलझ गया है, तो उनके लिए एक और परेशानी की बात है कि जहां इकोनॉमी उनकी ऑल टाइम लो है पहले से ही, अब उसको कैसे आप इंप्रूव करेंगे। आज एक और नारा उन्होंने लिया है कि कश्मीर होगा पाकिस्तान में। तो ये झूठे ख्वाब अपनी जनता को दिखाते रहे। और जहां तक इमरान खान की बात है तो बात बिल्कुल साफ है, कंफ्यूज हमेशा से रहे हैं। जिस तरह के संघर्ष उनकी शुरुआती 1 साल उनको होने वाला है अभी, उस पर वो अचीवमेंट क्या दिखाएंगे अपनी सरकार को, खैर वो उनकी अपनी एक परेशानी है। हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। 370 लड़ाई आज की नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के टाइम से है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इस पर बात की, सुषमा स्वराज ने भी बात की, 1999 में अटल जी ने भी बात की, और मोदी जी ने इसको खत्म कर दिया। और जहां तक बात है, सब पार्टीज इसके पक्ष में रही कि ये हटना चाहिए। आज बेशक विपक्ष चाहे अलग अलग बातें करे, लेकिन अल्टीमेटली ये कोई नहीं कहता कि ये नहीं हटना चाहिए था। जितने नुकसान हमने उसकी वजह से झेले हैं, जिस तरह से आतंकवाद का शेल्टर कश्मीर में खासतौर पर रहा, उससे पूरे देश को परेशानी हुई है। आज हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है, जिस तरह से इन्वेस्टर समिट अभी होने वाला है, अक्टूबर में डेट्स डिसाइड हुई है, तो सबसे पहले एजेंडा यह है कि वहां के युवा को एक बेहतर जिंदगी मिले, नौकरी मिले। जिस हाथ में कलम और कंप्यूटर होने चाहिए थे उसमें पत्थर था, ऐसा ना हो। वो दोबारा एक डेवलपमेंट के एजेंडा पर आए और एक रास्ते पर जिस पर ये पूरा भारत चल रहा है, क्योंकि सरकार की ताकत इस देश की 130 करोड़ जनता है, और जनता पूरी मजबूती के साथ मोदी सरकार के साथ खड़ी है, और इसी चीज को लेकर, इसी सपने को लेकर ये देश आगे बढ़ रहा है। और देखिए आने वाले 2 से 3 साल जनता तो पूरी तरह से खड़ी है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया रहा कुछ सियासी जमातों का, उसका भी पाकिस्तान ने बहुत प्रोपेगेंडा किया। उनकी खबरों में यही लीडरान छाए हुए रहते हैं और इनकी बातें छाई हुई। पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा, अभी अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया था कि ये तो यूनाइटेड नेशंस का मुद्दा है। इस दुनिया में 3 या 4 ही लोग ऐसे हैं जो इसको इस तरह से कहते हैं। एक अधीर रंजन चौधरी, एक टुकड़े टुकड़े गैंग, और एक पाकिस्तान। तीनों की लैंग्वेज एक है। अगर आप एक हिंदी भाषी
नेता विपक्ष नहीं ढूंढ के ला सकते तो इस देश में देश की जनता की कोई परेशानी नहीं है। पिछली बार 44 थे, इस बार थोड़ा ज्यादा रहे हैं आपके, तो आपको एक हिंदी भाषी व्यक्ति लाना चाहिए था जो सदन में बोल सके। उसके बाद अगर बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी से जब भी बात हुई कि भाई 370 के बारे में आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने हमेशा कहा कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। उनसे तो किसी नहीं, बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह हटा दी। और इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में खासतौर पे दो पार्टियां हैं, इसको मुस्लिम एंगल देना चाहती हैं। ये देश को जो आजादी मिली है, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों ने साथ मिलकर ली है। इस देश में अंग्रेजों ने 30 दिसंबर 1906 को हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की थी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस देश में धर्म के आधार पर पहली एक वो ऐसा संगठन और पार्टी थी जिसको धर्म के आधार पर फाउंड किया गया था। बहरहाल वो 1947 में खत्म हो गई थी। जरूर 1985 में एक बहन थी शाहबानो जो 67 साल की थी, जिनके ऊपर फिर राजनीति करके उनको राइट से दूर कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन हमारी पार्टी को जिस तरह से विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि यह हार्डकोर हिंदुइज्म पार्टी है, हमने 370 पर काम किया, 3 तलाक पर काम किया और एजेंडा बिल्कुल साफ है। ठीक है, मुझे फिर 130 करोड़ लोग, कोई जाति धर्म कुछ जो उन्होंने संसद में कही थी कि हाँ हम सांप्रदायिक हैं। अगर हम 370 की बात करते हैं, हाँ हम सांप्रदायिक हैं कि कश्मीर से निकले हुए लोगों की बात करते हैं, हाँ हम सांप्रदायिक हैं कि उन लोगों की बात करते हैं जो कि दबे कुचले हुए हैं, जो कि परेशान हैं, उनको उनका हक दिलाने की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जी सलाम के साथ आप बने रहिए।